School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11 Rebels and Raj. Our topic is how the immunity is begun. यानी जो जन विद्रोह है वो स्टार्ट कैसे हुआ था उसके बारे में। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या है उसकी स्टार्टिंग के बारे में पढ़े। अब उन कोजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो उसके स्टार्टिंग के लिए क्या है रीजनेबल थे, यानी ऐसे रीजंस के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो मुटिनी है वो स्टार्ट हुई थी। तो इसके काफ़ी कोजेस थे, क्योंकि कोई भी चीज़ है एकदम से क्या है जन विद्रोह नहीं हो सकता। इम्यूनिटी है वो एकदम से स्टार्ट नहीं हो सकती। इम्यूनिटी को स्टार्ट होने के लिए एक लॉन्ग टर्म की जरूरत होती है, यानी पिछले काफ़ी ईयर्स से हम कह सकते हैं कि लास्ट 5 या 10 ईयर से क्या है जो पीपल्स होते हैं जो भी मुटिनी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरह की क्या होती है, एक तरह की अनसेटिस्फैक्शन होती है। वो क्या होते हैं उस टाइम से, उस एनवायरनमेंट से या उस पॉलिसी से या उन रूलर से क्या होते हैं सेटिस्फाई नहीं होते, तो इसलिए वो मुटिनी करते हैं। तो यही सिचुएशन थी इंडिया के अंदर थी कि वो काफ़ी लंबे समय तक क्या है इसके अगेंस्ट थे। तो ये जो मुटिनी थी हुई थी, तो इसके पीछे कौन कौन से रीजन थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द मुटिनी ऑफ 1857 इज टर्म एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हम इसको सिर्फ मुटिनी नहीं कहेंगे, लास्ट में आप इसके कोजेस वगैरह पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वार भी हम कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, इसको लड़ाई भी कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसके बाद क्या है कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई नहीं, सिर्फ मूवमेंट्स वगैरह चलाए गए थे किसी लीडर्स के, किन्हीं भी लीडर्स के द्वारा एक बड़े लेवल के ऊपर, लेकिन इतनी जो वेपन्स के साथ हो, आर्म्स के साथ हो, तो इस तरह की क्या है इंडिपेंडेंस के लिए कोई वार नहीं हुआ था। इट इज़ ट्रू दैट दिस इज ए रिबलेशन। हम ये कह सकते हैं ये सत्य है कि इसकी स्टार्टिंग जी थी वो सिपाहियों के द्वारा, इन सिपोह के द्वारा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया ये इंडिया के काफ़ी बड़े एरिया में, मेनली क्या है नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट एरिया के अंदर ये काफ़ी फैल चुका था। ठीक है, इसके अंदर सिपोह के साथ साथ में हम कह सकते हैं फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, सोल्जर थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, यानी इन सब ने भी क्या है नेटिव रूलर्स थे, यानी उस समय के जैसे कि झांसी की रानी या नाना साहब, यानी इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया था। सभी की सभी क्या है इन सफर्ड थे, किससे, ब्रिटिश रूलर थे। इंसल्ट एंड ह्यूमिलिटी अंडर द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश का जो रूल चल रहा था उसमें अपने आप को क्या समझ रहे थे, उसकी इंसल्ट समझे, उससे तंग थे, दुखी थे, काफ़ी रीजन थे, तो उस रीजन से पता चलेगा। सो एज द फायर ऑफ रिवोल्यूशन ब्रोक आउट इन 1857, तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी जो आपके इमीडिएट कॉजेज के अंदर आएगी उसने क्या है 1857 की रिवोल्यूशन का काम कर दिया, यानी उस चिंगारी ने क्या है 1857 की क्रांति का काम किया था, उससे स्टार्ट होगी। तो इसके मेन रीजंस पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ले रखा है पॉलिटिकल कॉजेज, यानी राजनीतिक कारण कौन कौन से कहेंगे। सबसे बड़ा इशू होता है पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि अगर क्या है लीडर्स ही किसी के अगेंस्ट हो तो पीपल्स को क्या है अगेंस्ट करना काफ़ी इजी होता है। तो सबसे पहले द सब्सिडरी अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेल्सली एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय द लॉर्ड डलहौजी, इनके बारे में आगे डिटेल से भी आएगा कि ये पॉलिसीज़ क्या थी। तो लॉर्ड वेल्सली की सब्सिडी यानी सहायक संधि और डलहौजी की जो लैप्स की डॉक्ट्राइन थी यानी लैप्स की नीति थी, उससे क्या है जो रूलर थे उनके अंदर क्या है डिससेटिस्फैक्शन था, यानी इसके द्वारा क्या है किसी भी स्टेट को या किसी भी प्रिंसेस स्टेट को क्या है उसके अंदर मिला दिया था, अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला लिया जाता था, इसमें अडोप्ट नहीं करने दिया जाता था, इस तरह के इशू थे। तो इससे कोई भी इंडियंस क्या था सेटिस्फाई नहीं था। तो यह एक सेंस ऑफ डिसकॉन्टेनमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन थी। तो ये एक पॉलिटिकल कॉजेज था सबसे पहला। नेक्स्ट, कानपुर के अंदर नाना साहिब की जो पेंशन थी उसको स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिसके कारण वो खुद और उसके जो फेवरेबल मतलब पीपल्स थी, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ के रूलर थे, तो वो क्या उसके अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा झांसी की रानी की बात करें तो उनको क्या है परमिट नहीं किया गया, किसके लिए, एक सन को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि उसको राजा बनाया जा सके, क्योंकि यह भी डलहौजी की लैप्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर था कि बिना अंग्रेज़ों की परमिशन के क्या है किसी भी क्या है सन को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से वो उसके अगेंस्ट हो गई, अगेंस्ट पहले भी थी, इसके बाद बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गई थी। इसके अलावा क्या है जमींदार और चीफ भी काफ़ी अगेंस्ट थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें वगैरह छीनी जा रही थी। जो सिस्टम में आपने रैयतवाड़ी सिस्टम और उनमें पढ़ा था कि ज़मींदारों की ज़मीनें वगैरह छीनी गई, तो वो ज़मींदार भी इनके अगेंस्ट हो गए थे जिनकी ज़मीनें वगैरह छीनी गई थी। इसके अलावा क्या है सतारा है, नागपुर है, उनको भी क्या है जो ब्रिटिश रूलर है उन्होंने अपने उस
ब्रिटिश एम्पायर के अंदर क्या है मिला लिया था, इससे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल रीजन थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज है, सबसे पहले तो 16 और 17 सेंचुरी के अंदर क्या है ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, औद्योगिक क्रांति आई थी, जिसके अंदर वहाँ पर क्या पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ा था। इसके साथ साथ मशीनरी सिस्टम को वहाँ पर डेवलपमेंट किया, जिससे जो वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था वो काफ़ी चीप होने लगा, नहीं सस्ता होने लगा। वर्ल्ड की अन्य मार्केट से जो इंग्लैंड का सामान बिकता था वो काफ़ी चीप होता था। इसके अलावा जो इंग्लैंड से अपना मटेरियल लेके आते थे उसके ऊपर टैक्स तो देना ही नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड में भी उनकी गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट, तो इसलिए इंडिया आकर के वो सामान जो बेचते थे वो काफ़ी सस्ता होता था। तो ब्रिटिश गुड इंक्रीज इमीडिएटली। तो इससे क्या है जो ब्रिटेन का जो सामान था वो लगातार इंक्रीज होता चला गया, यानी उनका ट्रेड इंक्रीज होता चला गया और इंडियन इंडस्ट्रीज से हो गई कोलाप्स हो गई। मैनी आर्टिशियन है, क्राफ्टमैन है इंडिया के, वो उन्होंने क्या है अपने जो लिवलीहुड था, मीन्स ऑफ लिवलीहुड था, उसको भी खो दिया था, यानी आजीविका भी उनकी समाप्त हो गई थी। तो इससे वो क्या हो गए, उनके अगेंस्ट हो गए। दूसरा, ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी, ट्रेड की पॉलिसी यानी व्यापार की जो नीति थी, उसमें क्या है उन्होंने भी क्या है इंडिया को जो ट्रेड था उसको सेटल्ड कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जैसे कि इंडियन थिंग्स जो जैसे इंग्लैंड पहुंचती, यानी इंग्लैंड का माल तो इंडिया में था, जब इंडिया वाले इंग्लैंड सामान बेचने के लिए जाते तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती, यानी इनके ऊपर हैवी ड्यूटी टैक्स लगा दिया जाता था, जिसके कारण क्या है वो सामान इंग्लैंड के अंदर भी काफ़ी महंगा हो जाता था और लोग खरीदते नहीं थे। तो इस कारण भी क्या है जो इंडियन ट्रेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठप हो गया था, ये कह सकते हैं कि अपने ग्राउंड के ऊपर लॉस्ट हो गया था। तो इंडियन गुड्स की डिमांड बिल्कुल कम हो गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूलर के अंदर क्या है जमींदार है, उन जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको ही क्या है भूमि का स्वामी मान लिया गया था। जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम वगैरह आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या है इससे क्या है वो एक गवर्नमेंट को तो क्या है फिक्स्ड रिन्यू डिपॉजिट करवाते थे बदले, लेकिन वो क्या है जो फार्मर्स होते थे या जिनको वो अपनी एग्रीकल्चर करवाते थे उनसे काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या है वो छीन लेते थे। तो इससे क्या है फार्मर ये सोचने लगा, फार्मर फील्ड करने लगा कि ही वाज सुफोकेटेड। सुफोकेटेड का मतलब वो पीस रहा है उसके अंदर, यानी उसका शोषण किया जा रहा है। एंड वांटेड टू गेट रीड, और वो इससे आज़ादी चाहता था, मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। इस तरह के ऑपरेशन से एक्सप्लोरेशन, यानी इस तरह के अत्याचार से वो मुक्ति चाहता था। तो कहने का मतलब है कि ज़मींदारों वगैरह है या अंग्रेज़ों के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि उन फार्मर्स का भी काफ़ी शोषण किया जाता है। इसलिए कॉमन पीपल्स या जो एग्रीकल्चर करते थे फार्मर वगैरह वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वो मानते थे कि इन जमींदारों को जो पावर्स दे रखी है वो भी किसने दे रखी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रखी है। नेक्स्ट है हैवी टैक्सेस वर इम्पोज बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन जो लोग थे उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा भी भारी टैक्स लगा दिए, बहुत सारे हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे। मतलब टैक्स इतने ज़्यादा थे कि पीपल्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, कि लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, उनको भर नहीं पा रहे थे। मतलब एक तो वो क्या है काफ़ी बड़ा टैक्स किसको जमींदार्स वगैरह को देते थे, फिर क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देते थे। तो इस तरह से इन टैक्सीज को फिलअप करने के अंदर उनकी मतलब आजीविका भी मुश्किल से चल रही थी, उनका जीवन का निर्वाह भी नहीं हो रहा था, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो अल्टीमेटली दे रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसलिए वो भी क्या है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस क्राइसिस। तो सामाजिक और धार्मिक कारण, तो उस समय इंडिया पहले ही बता सकते हैं कि आज से हम क्या है लगभग बात करते हैं 170 ईयर्स की, तो उस समय इंडिया काफ़ी रिलीजियस भी था, तो धर्म में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। तो सबसे पहला क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में आ रही थी, तो वो क्या है इंडियंस को क्या बनाना चाहती थी, क्रिश्चियन बनाना चाहती थी, इसलिए वो अगेंस्ट हो गए। दूसरा विलियम बेटिक ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को बंद किया गया था, रीमैरिज, हिंदू जो विडो थे उनको रीमैरिज की परमिशन दे दी गई थी, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया था। आज के लिए अच्छे लग रहे हैं लेकिन उस समय क्या है लोग इसके अगेंस्ट थे। तो मैनी हिंदू कॉन्स्टेंट इट इंटरफेयर इन द रिलीजियस, तो काफ़ी हिंदू लोग जो थे वो मानते थे कि इस तरह से क्या है ब्रिटिश उनके रिलीजियस मामलों के अंदर क्या कर रही है, अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रही है, तो इसलिए वो इसके अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा उस समय क्या है इंडियन के अंदर क्या है ब्रिटिश एजुकेशन को भी यानी इंग्लिश एजुकेशन को भी क्या किया जा रहा था, डेवलप किया जा रहा था, यानी यहाँ स्थापित करने की कोशिश की रहे। तो मैनी इंडियंस इससे ऐसा मतलब फेल्ट कर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे कि इस एजुकेशन के द्वारा इंडियंस को क्या क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, यानी वो इसके भी अगेंस्ट थे। नेक्स्ट है मैनी इंडियंस वर इंडियंस व्हेन द क्रिश्चियन मिशनरी क्रिटिसाइज हिंदू, और काफ़ी इंडियंस तो इसलिए अगेंस्ट थे क्योंकि जो क्रिश्चियन मशीनरी आ रही थी वो हिंदुओं का जो स्क्रिप्ट वगैरह थे या हमारे रिलीजियस के जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, गीता है
या मुसलमानों की जो कुरान वगैरह है उनको भी क्या है क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। तो इस कारण भी क्या है वो उनके अगेंस्ट हो गए। ये थे रिलीजियस कॉजेज। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज भी थे उस समय। मिलिट्री कॉजेज क्या है, 1856 के अंदर क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि इंडियन सोल्जर है उनको सी के पार यानी समुंदर के पार भेजा जाएगा। यानी उस समय समुंदर पार जाना काला पानी माना जाता है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, या श्रीलंका वगैरह के लिए लड़ाई वगैरह लड़ने के लिए। तो इस तरह से क्या है वो अपने रिलीजियस के क्या समझते थे, इसके खिलाफ समझते थे। तो इस तरह से वो मिलिट्री यानी सिपाही थे वो उसके अगेंस्ट हो गए। दूसरा रीजन था कि उनको क्या परेड वगैरह होती थी, उनको मेल ट्रीटेड किया जाता है, यानी ऐसी गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था जिसके कारण भी वो क्या अगेंस्ट होते थे, अपनी इंसल्ट समझते थे। तो उनके अंदर भी क्या इंसल्ट की जो फीलिंग आ रही थी तो उसका कभी ना कभी तो क्या है उनका गुस्सा फूटना जायज़ था। नेक्स्ट है इंडियन सोल्जर थे, उनको ब्रिटिश सोल्जर की रैंक एक जैसा हो तो भी उनको लेस सैलरी मिलती थी, कि सैलरी कम दी जाती थी। तो इसके कारण भी वो डिसकॉन्टिन्यूड हुए। नेक्स्ट है ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो भी मजाक उड़ाते थे इंडियन कल्चर का, इंडियन सिविलाइजेशन का, जिसके कारण क्या है वो इंडियन सोल्जर अपनी इंसल्ट समझते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है मिलिट्री कोजेज़ के कारण भी क्या है जो सिपाही वगैरह थे वो उनके अगेंस्ट हो गए, किनके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि वो इससे पहले नहीं थे। नेक्स्ट है इमीडिएट कोजेज़, यानी उस समय का जो तत्कालिक कारण था जिसने एक फायर का काम किया, चिंगारी का काम किया, वो थी एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल के अंदर जो बुलेट यूज होती थी उसके अंदर कहा गया कि उसमें काऊ और पिग्स का फैट कोटेड किया गया है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीज के अगेंस्ट था। तो बैरकपुर छावनी के जो मंगल पांडे थे जो मेरठ के अंदर है, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और वो गोली उन्होंने किसके ऊपर, ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर दाग दी, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके कारण उसको भी क्या है हैंग टू डेथ यानी फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और इसके बदले में इंडियन सोल्जर्स जो थे लॉस दियर पीसेस, अपनी आपा खो देते हैं यानी शांति खो देते हैं, और वो क्या कहते हैं ब्रिटिश के खिलाफ क्या है रिवोल्ट कर देते हैं यानी विद्रोह कर देते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिवलेशन। तो ये इसके कोजेस थे। अब इसकी प्रकृति कैसी थी, हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये क्या है एक रिवोल्ट था, मिलिट्री रिवोल्ट था, नहीं, ये रिवलेशन था। एक तो इसमें सोसाइटी के सभी सेक्शन थे, फार्मर थे, जमींदार थे, रूलर भी थे या ट्रेडर भी थे, सारे के सारे थे। दूसरा ये शुरू तो क्या है सोल्डर से हुआ था, लेकिन क्या है इसके अंदर कॉमन पीपल शामिल हो गए थे। द पीपल एंड द सोल्डर्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, दे वांटेड टू गेट रीड ऑफ दैम। वो क्या है मतलब किसी तरह का और कुछ नहीं चाहते, छुटकारा पाना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। सोल्जर जो थे वो किसी तरह के कंसेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो क्या है अंग्रेजों को यानी फॉरेन रूल को ही बाहर भगाने के लिए, उससे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो द रिवलेशन डिड नॉट स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंट्री। इसके अलावा इसकी नेचर ये है कि ये पूरे इंडिया के अंदर नहीं फैला, ईस्ट इंडिया हमारे ईस्ट के पार्ट की तरफ और साउथ की तरफ क्या है ये काफ़ी कम था, तो इसलिए ये रिवलेशन वहाँ पर नहीं गया। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी दोनों मिलकर के इसके लड़े। तो ये इसकी नेचर थी। तो इसके कॉजेज एंड नेचर, ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।